Hello students, welcome to Study from Home 12th Standard Business Studies, third chapter Business Environment. In this chapter till now we got to learn about what business environment is, its importance, its features, its dimension, and इस सब के बाद हम आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 दैट वाज propounded by our Indian government, and at that time the finance minister was Dr. Manmohan Singh, who served as the prime minister of our country from 2004 to 2014. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एंड द मेजर फैक्टर दैट दोज वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फ्लैगशिप ऑफ दिस इकोनॉमिक पॉलिसी वर थ्री. एंड क्या क्या थे वो? LPG. हम याद रख सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म बना के, LPG. L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. LPG एक बार और रिपीट करूंगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. एंड हाउ टू रिमेंबर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक एंड दैट शॉर्ट ट्रिक इज LPG. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिसाइजेशन नहीं, प्राइवेटाइजेशन करना, यानी कि जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्टमेंट करके उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देना. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स मेकिंग द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, यानी इंडियन मार्केट को ग्लोबल एक्सपोजर देना. तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन एक्सप्लेन करूंगा. लिबरलाइजेशन है क्या? लिबरेट इंडस्ट्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी जो उस टाइम पे लाइसेंसिंग सिस्टम था, हर चीज़ के लिए लाइसेंस अवेल करना ज़रूरी था, वो सिस्टम ख़त्म किया गया. प्राइवेटाइजेशन, यानी कि पब्लिक सेक्टर से बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया इंडियन गवर्नमेंट ने. ये हमारा थर्ड चैप्टर में था लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में, जो प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस चैप्टर था. वहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो थी 1991 की, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया था. क्यों? बिकॉज 1991 तक पब्लिक सेक्टर के पास 17 सेक्टर थे काम करने के लिए, लेकिन 19 के बाद वो 8 रह गए. एंड आई थिंक 2003 एंड 2004 में केवल 3 सेक्टर गवर्नमेंट के पास थे. वो था एम्यूनिशन, तो कौन कौन से 3 सेक्टर के बारे में बता रहा था मैं? वो 3 सेक्टर थे आपके न्यूक्लियर पावर, एम्यूनिशन और डिफेंस. ठीक है. इन 3 सेक्टर में केवल आपका पब्लिक सेक्टर के हाथ में थे. लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली ये जो प्राइवेटाइजेशन में एक चेंज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यू टू द स्टेट ऑफ कोरोना वायरस. वो क्या किया है? देखिए, पहले जो आपका डिफेंस था, पहले डिफेंस में जो जो 51% था वो आपका किसके पास था? गवर्नमेंट सेक्टर के पास. ठीक है. उसके बाद 49% आपका किसके हाथ में था? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में. लेकिन अब सॉरी, मैं FDI की बात कर रहा हूँ. ठीक है. प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ FDI की. तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे FDI की. FDI का मतलब क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एक इन्फॉर्मेशन है जनरल नॉलेज के लिए, मैं आपको देना चाहूँगा. अभी क्या किया है मोदी गवर्नमेंट ने? जो कोरोना वायरस के लिए पैकेज दिया है, उसमें एक प्राइवेटाइजेशन का एक नया फैक्टर सामने रखा है. उसमें क्या है? पहले जो डिफेंस में था, डिफेंस में जो FDI का इन्वेस्टमेंट था वो था 49%. अब FDI का इन्वेस्टमेंट डिफेंस में बढ़ा करके आई थिंक 74% किया जा चुका है. ये एक क्या थी? जनरल नॉलेज फैक्ट था, तो आई थिंक आप लोगों को याद रखना चाहिए. इसी के साथ मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे फॉर द फर्दर एलेबरेशन ऑफ लिबरलाइजेशन. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइड में पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन के कुछ मेजर पॉइंट्स को. एंड जो मेजर पॉइंट जो लिबरलाइजेशन में थे वो कौन थे? फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो 1991 में जो इन्फ्लेशन का दौर चल रहा था, यानी महंगाई का बहुत बड़ा फैक्टर चल रहा था, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? फ्रीडम दी गई कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कंट्रोल करने की फ्रीडम खुद प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो. ठीक है. एक्चुअली इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है FARMS, फार्म्स. लिबरलाइजेशन, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया, यानी दे कुड वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी लीगल रजिस्ट्रेशन.
ठीक है, विदाउट एनी लीगल लाइसेंसिंग। freedom in fixing the price of goods and services, abolishing license requirement, or reduction in tax rates and lifting of necessary controls over the economy। ठीक है, टैक्स रेट को रिवाइज किया गया था, टैक्स रेट को रिड्यूस किया गया था, एंड अननेसेसरी कंट्रोल यानी कि अननेसेसरी इंटरप्शन किसी भी तरह का प्रोडक्शन फैक्टर में उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। एफ, फ्रीडम इन फिक्सिंग, abolishing licensing requirement, reduction in tax rate। M stands for making easier to making easier to attract foreign capital and technology to India। यानी कि FDI का रास्ता साफ कर दिया था इन्होंने। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जब विदेशी निवेश इंडिया में था। आप लोगों ने 10th में भी ये चैप्टर पढ़ा है कि 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में ही इंडिया में MNCs आ पाई थी। उससे पहले इंडिया में MNCs इतने बड़े लेवल पे नहीं आई थी। और MNC जब इंडिया में आती हैं, कोई भी बाहर की फर्म इंडिया में आके बिजनेस सेटअप करती है, पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, FDI, यानी मेकिंग ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन मनी। उसके बाद सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड इट्स नॉट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उसके प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। तो लिबरलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म फार्म्स, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस, अबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, मेकिंग ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये थे आपके पॉइंट अंडर द हेड ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन में वो है क्या, गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर। मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट ने सेक्टर से क्या कर दिया था, डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी 11th में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी कि पैसा निकालना शुरू कर दिया था। ठीक है, मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के रोल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, यानी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। ऐसा क्यों किया गया, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया का अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड जीडीपी ग्रोथ क्या होती है ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जीडीपी का बहुत अच्छा कैलकुलेशन दिया हुआ है, समझिए जीडीपी क्या होती है। ठीक है, एंड किस तरह से प्रोडक्शन से जीडीपी आपकी इम्पैक्ट होती है। तो मैंने आपको ऐसा पहले बताया था कि 1947 के बाद गवर्नमेंट ने अपने लिए 17 सेक्टर रिजर्व कर रखे थे। ठीक है, जो 1991 में 3 हो गए थे, यानी कि वो सेक्टर जिनमें प्रोडक्शन का, जिनमें एग्जिस्टेंस का राइट केवल और केवल गवर्नमेंट के हाथों में था। ठीक है, और अभी जैसा मैंने बताया कि करंट में जो पब्लिक सेक्टर के पास जो सेक्टर हैं, सॉरी मैंने डिफेंस गलत बताया था पहले, जो 3 सेक्टर हैं वो है आपका एम्यूनिशन, डिफेंस में आ गया, एम्यूनिशन, न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेलवेज पूरी तरह से भी गवर्नमेंट में है, जिसके प्राइवेटाइजेशन पे गवर्नमेंट भी विचार कर रही है। ठीक है, उसके बाद टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल राइट दे करके उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने पे भी काम कर दिया गया। और 1991 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था, क्या था वो, BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जो प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल PSUs को एनालाइज करने के बाद ये बताता था कि कौन से PSU को बेच देना चाहिए एंड कौन सा PSU प्रॉफिटेबल है, उसमें आगे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक, ये आपका 11th का पार्ट है BIFR वाला। उसके बाद जो पार्ट था वो था हमारा ट्रांसफरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर बाय द डिसइन्वेस्टमेंट का पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो प्राइवेटाइजेशन का अल्टीमेट पॉइंट क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर के पास जो अधिकार हैं वो पब्लिक सेक्टर के अधिकार उठा करके वो प्राइवेट को दिए जाएँ। ऐसा क्यों किया गया, देखिए जब कंट्री को डेवलपमेंट की ज़रूरत थी उस समय किसी को भी देश के अंदर आने नहीं दिया गया। क्यों, बिकॉज उस टाइम पे MNC अगर इंडिया में आती तो होता क्या, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं मिलता, इंडिया के बिजनेसमैन कभी खड़े नहीं होते। लेकिन 1991 तक इंडिया के बिजनेसमैन खड़े हो चुके थे और उन बिजनेसमैन को भी एनकरेज करने के लिए 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन के
फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि उनके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बढ़े, एंड ऑल दीज फैक्टर विल इवेंचुअली लीड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जब ये सारे फैक्टर्स आपके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी नेशनल इनकम ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी है ऑन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन टर्म का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेकिंग दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल मार्केट। अब वर्ल्ड में कहीं भी कोई बैरियर्स नहीं है, ट्रेड बैरियर्स नहीं है। ठीक है, अब जो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में जो फैक्टर इंट्रोड्यूस किए गए थे ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो क्या थे? मिक्सिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ओपन करना, यानी कि इंडिया में एफडीआई को लेके आना, ट्रेड बैरियर्स को हटा देना इंडिया से। इंडिया में जो एमएनसीज की एंट्री पे ट्रेड बैरियर्स लग रहे थे, उन ट्रेड बैरियर्स को 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, एंड उसके बाद क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटी टू गो बियॉन्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, यानी कि इस तरह के नेटवर्क और एक्टिविटीज़ को करना जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ के पूरे वर्ल्ड में फैल सके। यानी कि इंडिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक ग्लोबल मार्केट मिले, यानी इंडिया में सामान बनाने वाला कोई भी पर्सन अपने सामान को केवल इंडिया में ना बेचे। ठीक है, उसके लिए पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट हो। उसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन and interdependence among the various nations of the in global economy। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन में ये भी कहा गया कि इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंस जो है वो इकोनॉमीज़ की बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर इकोनॉमीज़ एक दूसरे पर डिपेंड रहेगी तो जो कमी होती है ना किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी चीज़ की, वो नहीं हो पाएगा। इंडिया की चीज़ यूएस में मिले, यूएस की चीज़ इंडिया में मिले, यही है मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस। वर्ल्ड इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंड होकर ही चलती है। ठीक है, कोई भी कंट्री अपने आप में अकेले दम पे सारी चीज़ें नहीं कर सकती, सारी फैसिलिटी ग्रो नहीं कर सकती, बिकॉज जो क्लाइमेट अमेरिका का है वो इंडिया का नहीं है, जो चाइना में होता है वो इंडिया में नहीं है, जो कोरिया में है वो यहाँ नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से एमएनसीज की बाढ़ आ गई है हमारे इंडिया में, एंड अपनी इवन आपके घर में भी अभी आप प्रोडक्ट को गिनते बैठेंगे ना, वॉशरूम से लेके किचन तक आपको प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएंगे जो कि इंडिया से बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ ग्लोबलाइजेशन के अंदर आती है, मेकिंग द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज एंड ओपन द इंडियन मार्केट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं बुक का पार्ट। लिबरलाइजेशन क्या है? एक केस स्टडी एक बार हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम कोई किसी फैक्टर पर चलेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। केस स्टडी ये है, केस स्टडी क्या कहती है वो केस स्टडी को देख लेंगे। एंड अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, बिफोर सॉल्विंग द केस स्टडी एटलीस्ट गो थ्रू द केस स्टडी ट्वाइस। ठीक है, केस स्टडी मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट is a slogan coined by the Prime Minister of India, Narendra Modi, with reference to the Make in India initiative launched by the government. The slogan reflects the efficiency of production process. The product have no defects and the process through which the production is made has zero environmental and ecological effects. The Z model aims to make India the manufacturing hub of the world and prevent the product developed in India from being rejected by the global market. Moreover, before the initiative was launched, the limits of foreign direct investment in various sectors had been relaxed. The application for license was made available online and the validity of license was increased to 3 years. Various other norms and procedure were also relaxed by the government. ठीक है, in the light of the above paragraph,
identify and explain the major components of new economic policy of 1991 that are being referred to by quoting lines from paragraph. ठीक है, यानी कि जो हमारा प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जो हमारा 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स थे, हमको यहाँ पे उन ऑब्जेक्टिव्स को पहचानना है बाय कोटिंग द लाइंस. जो लाइंस हमारी हैं उन लाइंस को निकाल के तो एक बार काम करना शुरू करते हैं. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट. तो सबसे पहले मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यानी कि प्राइवेटाइजेशन आ गया. ठीक है, द स्लोगन रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग हब of the world and prevent the products developed in India from being rejected by the global market. ये आपका आ गया ग्लोबलाइजेशन, ये आपका ग्लोबलाइजेशन, ये आपका प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, सॉरी, ये आपका लिबरलाइजेशन. ऊपर वाली लाइन आपकी किसकी है? ये लाइन होगी आपकी लिबरलाइजेशन की. नीचे वाला जो आपकी लाइन है जो मैंने अंडरलाइन किया, ये आपकी लाइन होगी किसकी? ग्लोबलाइजेशन की. मोर ओवर, बिफोर द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च, द लिमिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर हैड बीन रिलैक्स्ड. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वॉट? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, एफडीआई की लिमिट को रिलैक्सेशन दे दिया गया. उसके बाद द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, लिबरलाइजेशन. तो इसके स्टडी को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे एंड जो लाइंस मैंने आपको निकाल के दी है उनको एवेल्यूएट करेंगे कि ये लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के अंदर में क्यों आता है. और इस तरह की केस स्टडीज़ आपको एग्ज़ाम में देखने भी मिल सकती हैं. तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं. Stay tuned to my channel for more content like this, and thank you students to have such a wonderful time in such digital classes where everyone is struggling in such a way. तो मैं बस सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस परेशानी के समय में एक साथ रहें, कलेक्टेड रहें, एंड please pray for those who are under this super cyclone, who are under the effect of this super cyclone Amphan, I think नाम है इसका. बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं फुल स्टॉप करता हूँ. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.